वेलकम बच्चों, तो फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल केमलॉजी क्रैकर्स में। ओके, तो हम लोगों ने जो है लास्ट टाइम बॉयल्स लॉ बहुत ही डीप पे जाकर के देखा था, यस और नो। और बॉयल्स लॉ पे बेस्ड जितने भी पॉसिबल ग्राफ हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने सारे बनाए हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछ सकते वो। तो प्लीज अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज उसको जाकर के देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज यहां पे अभी आई बटन आ रही होगी, वहां पे आप क्लिक करें, वहां सजेशन में भी आपको मिल जाएगा उस लेक्चर का लिंक। डन, तो चलो शुरू करते हैं। ओके सर, बॉयल्स लॉ था क्या, एक बार जल्दी जल्दी बता दो। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या था? बॉयल्स अंकल बोलते हैं कि आप एक गिवन मास ऑफ गैस ले लो, ठीक है, मतलब एक गैस दे दिया, उसका एक गिवन अमाउंट दे दिया सर। उसके बाद उस गैस को आइसोथर्मली किसी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे लेके जाओगे। आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना है, गैस का मास तो कांस्टेंट कर ही दिया कि प्रोसेस में गैस का मास ना तो बाहर रिलीज हो रहा ना बाहर से अंदर आ रहा, मतलब जो फिक्स अमाउंट था, जितना मास लेके चले थे उतना ही लेके जा रहे हो, वो आइसोथर्मली लेके जा रहे हो। टेम्परेचर कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, तो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा, ये चीज किसने दिया बोलो? बॉयल्स लॉ ने दिया। ओके ठीक है सर। उसके बाद हमने सारे ग्राफ बना लिए थे, अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की, तो ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये बोलते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। हमको पता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ मतलब कि टेम्परेचर सर कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, किसी भी एक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा सर, और नंबर ऑफ मोल्स या फिर बोल सकते हो मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस वो भी क्या रहेगा सर? कांस्टेंट रहेगा। तो याद करो P और V के बीच कैसा रिलेशन आएगा? PV इक्वल टू nRT होता है सर, N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, तो सर और T तो कांस्टेंट है ही, इसका मतलब P विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। सर बोलो बेटा, हम इसको जानते हैं सर, हम देखे हैं ऐसा रिलेशन, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो और P की पावर 1 और V की पावर भी 1 हो, मतलब कि सर पावर्स का रेशियो 1:1 आए, तो ग्राफ प्लॉट होता है कैसा सर? कुछ ऐसा। वेरी गुड बेटा, ठीक है, तो ऐसा ही ग्राफ प्लॉट होगा। हमने ये लास्ट क्लास में देखा है। वैसे तो P और V के बीच कैसा ग्राफ प्लॉट होगा सर? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर्म होगा। ओके सर, बना दीजिए। ये लो, मान लो ये वही गैस है, लेकिन इस गैस का T1 टेम्परेचर पे ये ग्राफ प्लॉट हुआ है। कौन से टेम्परेचर पे बोलो? T1 टेम्परेचर, मतलब कि जस्ट इमेजिन, मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखे हो, तो इस थ्रू आउट द प्रोसेस 25 डिग्री सेंटीग्रेड है किसका? उस गैस का, और उसको आप मूव करा रहे हो अलग अलग प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज के साथ। ओके सर, वही गैस है बट इस बार हमने ग्राफ प्लॉट किया T2 टेम्परेचर पे। सर वही गैस है और इस बार हमने ग्राफ प्लॉट किया सर T3 टेम्परेचर पे। ठीक है सर, आपने कर तो दिया प्लॉट। अब क्वेश्चन क्या है ये बताइए। तो इन्होंने क्या बोला कि आपको एक पीवी कर्व दे दिया गया है जो बॉयल्स के लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब सर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब इस वाले ग्राफ में थ्रू आउट द टेम्परेचर T1 है तो T1 ही चलता जाएगा, T1 चेंज नहीं होगा कहीं पे भी। यहां पे बोलो चाहे यहां बोलो, चाहे यहां बोलो, चाहे यहां बोलो, चाहे यहां बोलो, हर जगह टेम्परेचर T1 है। सर इस पूरी ग्राफ में चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां चाहे यहां टेम्परेचर T2 है, और सर इस ग्राफ में टेम्परेचर T3 है, तो बताओ ऑर्डर ऑफ
टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऑर्डर क्या बनने वाला है सर? ओके सर, हमको पता है मास ऑफ द गैस कांस्टेंट है, वही अमाउंट ऑफ गैस यहां है, सेम गैस उसी का अमाउंट यहां पे है, सेम गैस उसका भी अमाउंट, तीनों जगह सेम ले रखे हैं, बस उनका टेम्परेचर अलग अलग लेकर के उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ग्राफ प्लॉट कर दिया गया। ठीक है सर, ओके। हमको पता है सर PV इक्वल टू nRT होता है, मास अगर गैस का कांस्टेंट है और वही गैस है तो नंबर ऑफ मोल्स सर कांस्टेंट हो गए, नंबर ऑफ मोल्स सर कांस्टेंट हो गए, R कांस्टेंट वैल्यू है ही, तो PV विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ जाएगा सर। ठीक है, अब नो डाउट टेम्परेचर तो कांस्टेंट है सर इस प्रोसेस में, तो टेम्परेचर इस वाले ग्राफ के लिए कांस्टेंट है सर, इस वाले ग्राफ का टेम्परेचर T2 है और थ्रू आउट द ग्राफ कांस्टेंट है, इस वाले ग्राफ का टेम्परेचर सर T3 है और थ्रू आउट द ग्राफ टेम्परेचर कांस्टेंट है। हमको बताना है इन तीनों टेम्परेचर में से किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर सबसे कम कौन सा है, ये हमको ऑर्डर फाइंड करना है बेटा जी। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो, आओ बिल्कुल माइंड को कंसंट्रेट करके रखना, कहीं इधर उधर मत जाना। मैंने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन इस पॉइंट से खींच दिया ताकि तीनों के तीनों ग्राफ कट हो जाएं। इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, एज्यूम कर लो V1 वॉल्यूम। सर अगर मैं बोलूं इस ग्राफ के इस पॉइंट पे वॉल्यूम कितना आएगा सर V1, प्रेशर कितना आएगा इधर मिला दो सर P1 प्रेशर मान लिया, चलो ये T3 लेके चले हो तो P3 मान लो। ठीक है सर, इस पॉइंट पे वॉल्यूम कितना होगा सर, इसको नीचे ले आओ सर, वॉल्यूम तो V1 है इस पॉइंट पे भी, ग्राफ कौन सा है जिसका टेम्परेचर T2 है सर, प्रेशर कितना है यहां पे सर, प्रेशर तो P2 है यहां पे। ओके सर, इस पॉइंट को देखो सर, इस पॉइंट पे भी वॉल्यूम सर V1 ही है बट प्रेशर सर ये P1। ध्यान से अब देखो, क्या तुमने इन तीनों ग्राफ के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया है? यस सर, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया है, तो अब हम वॉल्यूम को यहां पे कांस्टेंट ले सकते हैं। ले लो बेटा, और जैसे ही आपने वॉल्यूम ऑफ कांस्टेंट लिया P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बन जाएगा। और कॉमन सेंस लगाओ, ये तो ऑरिजिन है, यहां से जैसे जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, तो कॉमन सेंस लगाओ। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन का मतलब क्या है, अगर प्रेशर की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, अगर हम प्रेशर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू भी क्या होगी बोलो, बढ़ेगी। प्रेशर घटाएंगे टेम्परेचर भी घटेगा। जरा कॉमन सेंस लगा के बोलो, P1 P2 P3 में सबसे बड़ा कौन सर, P1 सबसे बड़ा, उससे छोटा P2, उससे छोटा P3। सर जो प्रेशर का ऑर्डर बनेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा है। कॉमन सेंस लगाओ, P1 सबसे ज्यादा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T1 है सर, T1 सबसे ज्यादा होगा, उससे कम T2 और सबसे कम सर T3। मिल गया ऑर्डर, समझे? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझा करो। वेरी गुड, आई होप कि ये समझ में आया क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो दो चार हम और क्वेश्चन करते हैं ध्यान से। अब दूसरा क्वेश्चन आपकी बारी है, आई होप कि आप इसको सही करोगे। डन? ओके सर, आप क्वेश्चन दीजिए तो हम उड़ा देंगे। उड़ा देंगे मतलब, उड़ा देने का मतलब सर छोड़ नहीं देना है, हम सॉल्व करके देंगे आंसर। आप परेशान क्यों होते हो सर? सर प्रेशर और इस बार 1 वॉल्यूम के बीच ग्राफ बनाया गया, और याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने ये वाला भी ग्राफ प्लॉट किया है। किसके लिए? बॉयल्स लॉ के लिए। सर ग्राफ कैसा बनता है? सर ग्राफ लीनियर बनता है ओरिजिन से जाते हुए। ठीक है, हमने क्या किया, अलग अलग टेम्परेचर पे दो ग्राफ प्लॉट कर लिए। सर दोनों लीनियर जाएंगे, यस और नो? सर जाएंगे। ठीक है, हम बोले कि ये टेम्परेचर T1 पे है, ये टेम्परेचर T2 पे है, कोई दिक्कत? थ्रू आउट द प्रोसेस इस पे टेम्परेचर T2 चलेगा, इस पे टेम्परेचर T1 चलेगा, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अगेन उन्होंने बोला मास ऑफ द गैस क्या है? कांस्टेंट है, मतलब जितना मास उस गैस का इस वाले प्रोसेस के लिए आपने यूज किया उतना ही इस वाले प्रोसेस के लिए भी यूज किया। ठीक है, ओके डन।
हमको पता है सर PV इक्वल टू nRT, T क्या है यहाँ पे, R क्या है, सॉरी R जो है सर कांस्टेंट है, और अगर गैस वही है दोनों जगह और दोनों जगह सेम अमाउंट लिए हो तो मोल्स भी सर कांस्टेंट हो जाएगा। अगेन सर PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके सर, एक वर्टिकल लाइन फिर से बनाया जाए, यहां से एक वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ मैंने खींच दिया। ओके सर, इस पॉइंट पे देखो, ये वाला पॉइंट, इसको देखो सर, ये T2 वाले ग्राफ का है। इस पॉइंट पे वॉल्यूम सर कुछ ना कुछ 1/V की वैल्यू यहां मिलेगी। मान लो 1/V की वैल्यू मिली 1/V1। सर इस वाले पॉइंट पे भी सर 1/V1 ही मिलेगा, बट इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर हो गया P2, इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर हो गया P1। अब कॉमन सेंस लगा के बताओ, अगर 1/V1 की वैल्यू कांस्टेंट है, इट मींस कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट ही होगा। अरे कैसे सर, दिमाग लगाओ। मान लो 1/V1 की वैल्यू आ रही है 0.1, तो कॉमन सेंस वाली बात है सर, V1 की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, बोलो 10 ही रखना पड़ेगा, तभी 1.1 आएगा। इसका मतलब सर V1 की वैल्यू हम लोग 10 लेके चल रहे, और दोनों जगह यहाँ पे भी वॉल्यूम 10, यहाँ पे भी वॉल्यूम 10, मतलब कि कांस्टेंट हो गया वॉल्यूम। समझ में आया क्या? ठीक है सर, आ गया सर। अगर 1/V कांस्टेंट है, 1/V1 कांस्टेंट है, तो मतलब वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। इट मींस कि अब हम वॉल्यूम को भी कांस्टेंट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग। अगर कांस्टेंट कर सकते हैं तो P विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। सर अगेन प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। कॉमन सेंस लगा के देख लो, ग्राफ में साफ साफ नजर आ रहा है P1 इज ग्रेटर देन P2, तो सर T1 विल बी ग्रेटर देन T2। खत्म। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके सर, अब हमको आ गया है, अच्छा आ गया है तो एक करोगे। ओके, ये दूसरा था। तीसरा देखो, तीसरा देखो, थर्ड, ध्यान से देखना। इस बार हमने ग्राफ प्लॉट किया किसके किसके बीच, सर PV और V के बीच। हमको पता है क्या, PV इक्वल टू nRT में अगर इन तीनों को कांस्टेंट कर दिया जाए, गैस का अमाउंट सेम कर दिया जाए, R कांस्टेंट है ही, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो P विल बी व्हाट, बोलो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। चाहे आप वॉल्यूम बढ़ाओ चाहे घटाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। PV हमेशा क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। आप वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो लेकिन PV की वैल्यू वही है, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे। यहां पे देखो वही PV, यहां पे देखो वही PV, यहां पे देखो वही PV, लेकिन इस पॉइंट पे वॉल्यूम V1, इस पॉइंट पे वॉल्यूम V2, इस पॉइंट पे वॉल्यूम V3। इधर जा रहे हो वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन PV का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट आ रहा है। ये PV का मल्टीप्लीकेशन जो है हमने निकाला, मान लो T2 टेम्परेचर पे। किस पे बोलो, T2 टेम्परेचर पे। और ये वाला PV का मल्टीप्लीकेशन आया मान लो T1 टेम्परेचर पे। अगेन क्वेश्चन वही है, टेम्परेचर का ऑर्डर बता दो। अगर मास ऑफ गैस दोनों जगह वही है और कांस्टेंट है, सेम अमाउंट ऑफ गैस दोनों जगह लेके रखे हो, तो सर मोल्स कांस्टेंट हो जाएंगे। हमको पता है PV इक्वल टू nRT, हमने गैस के मोल्स को कांस्टेंट कर दिया। सर R तो कांस्टेंट है ही, सर PV विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब जिसका P इंटू V का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा, जिसका P इंटू V का मल्टीप्लीकेशन सर ज्यादा आएगा, उसका टेम्परेचर भी ज्यादा आएगा। ये मान लो P1 V1 है, ये मान लो P2 V2 है, तो सर साफ साफ दिखाई दे रहा है P2 V2 का मल्टीप्लीकेशन वैल्यू P1 V1 से ज्यादा आएगा। और अगर ज्यादा आएगा तो P2 V2 के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T2 है, तो सर T2 विल बी ग्रेटर देन T1। खत्म। समझ में आया क्या? वेरी गुड सर, इसमें तो हमको वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं करना पड़ा। ओहो, ओके सर, एक और हो जाए। ठीक है चलो, एक और हो जाए।
मजा आ रहा है अब तो सर, अब तो ग्राफ में मजा आ रहा है, ग्राफ तो सिंपल लग रहा है। बेटा बहुत सिंपल होता है, जरूरत से ज्यादा सिंपल होता है ग्राफ वाले क्वेश्चन, बस आपको मजा आना चाहिए। जरा ध्यान से देखो, इस बार हमने रो इनटू रो और पी के बीच ग्राफ प्लॉट किया। किसके बीच बोलो? रो और पी के बीच ग्राफ प्लॉट किया। और हमको पता है कि रो और पी के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो वो भी सर लीनियर ही बनता है। कैसा बनता है बोलो? लीनियर बनता है। ठीक है सर, ये मान लिया T2 टेम्परेचर की कहानी, ये मान लिया T1 टेम्परेचर की कहानी। ओके सर, हमको पता है P अपॉन रो इक्वल टू RT अपॉन MW होता है। ये हमने पिछले वीडियोस में देखा है, मैंने करवाया है। जिस वीडियो में मैंने आइडियल गैस इक्वेशन को कन्वर्ट किया था इन टर्म्स ऑफ रो मतलब डेंसिटी, तो यही मिला था। ओके सर, अब देखो, अगर तुमने गैस सेम ले लिया, यहां पे भी वही गैस लिया और यहां पे भी वही गैस लिया, मतलब कि सर गैस जो है सेम है। अगर गैस सेम है तो मोलर मास सर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है सर, मोलर मास कांस्टेंट, आर कांस्टेंट वैल्यू सर है ही, कोई दिक्कत ही नहीं। इसका मतलब P अपॉन रो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आएगा। सर एक काम करते हैं, हम यहां से P को कांस्टेंट कर देते हैं, तो हमको रो और टेम्परेचर के बीच डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा। वहां से हम टेम्परेचर का ऑर्डर देख लेंगे। ठीक है बेटा, यहां से ऊपर लाइन खींच लो, खींच लो सर, खींच लिया। इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू मान लो P1, तो इस पॉइंट पे भी P1 ही रहेगी, लेकिन इस पॉइंट पे डेंसिटी आएगी ρ1 और यहां पे क्या आएगी बोलो? ρ2। ठीक है सर, सर प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दिए हैं। ओके, नया रिलेशन बना लो। पहले प्रेशर को भी कांस्टेंट कर दिए हैं, मतलब कि 1 अपॉन रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या बोल सकते हो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन T। सर अगर रो की वैल्यू बढ़ती है तो टेम्परेचर घटेगा। ओहो सर, ये तो कुछ नया आया, अभी तक तो सीधा सीधा रिलेशन आता था। बट इस बार हमने क्या देखा कि अगर गैस सेम है तो उस समय डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच रिलेशन कुछ ऐसा होगा। प्रेशर हमने ऑलरेडी कांस्टेंट कर दिया है, इसका मतलब कि सर अगर ρ2 की वैल्यू ज्यादा है ρ1 से, अगर ρ2 की वैल्यू ज्यादा है ρ1 से, तो ρ2 के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कम होगा ρ1 के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर से, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर ρ2 ज्यादा है ρ1 से तो T1 ज्यादा होगा सर T2 से 101%। ये है आपका फाइनल आंसर। आई होप कि ये समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहे हैं तो एक कुछ डिफरेंट टाइप का करके देखते हैं सर। सर बार बार आप गैस सेम ले रहे हो, सेम अमाउंट में ले रहे हो, इस बार कुछ नया करिए। ओके चलो कुछ नया करते हैं, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आओ एक नया क्वेश्चन देखते हैं सर, ध्यान से देखना। इस बार हमने ग्राफ प्लॉट किया सर P और V के बीच ही। हमको पता है सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। सर बना दीजिए, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया। सर ग्राफ तो आप बना दिए, ठीक है सर। ये वाला ग्राफ प्लॉट हुआ गैस A के लिए और ये वाला ग्राफ प्लॉट हुआ गैस B के लिए, बट मास ऑफ गैस A इक्वल टू मास ऑफ गैस B है। ठीक है, मास सेम है तो जरूरी नहीं है कि मोल्स भी सेम हो, क्योंकि मोल्स इक्वल टू होता है बेटा जी मास डिवाइड बाय मोलर मास, और अलग अलग गैस है, मास भले सेम है बट मोलर मास दोनों गैसेस का अलग अलग होगा। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसके मोल्स कम आएंगे। सर वो तो एक अलग चीज हो गई, मोल कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है सर, इतना तो समझ में आता है। ओके, इत्तेफाक से ये दोनों ग्राफ T टेम्परेचर पे ही बनाए गए हैं, मतलब गैस A का जो मास था उसको T टेम्परेचर पे ही ग्राफ प्लॉट किया गया।
बी गैस का भी मास वही लिया और उसको भी टी टेम्परेचर पे ग्राफ को प्लॉट किया गया। ठीक है, हमको पता है सर पीवी इक्वल टू nRT। ठीक है, टेम्परेचर दोनों जगह कांस्टेंट कर दिए हो। ठीक है, टेम्परेचर दोनों का टी है, इसका भी टी है, इसका भी टी है, तो टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर दोनों में सेम है। आर ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ही। मोल्स को पहले खोल दो सर, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। सर मास तो कांस्टेंट कर रखे हैं। ठीक है, मतलब सर पीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बोलो, मोलर मास ऑफ द गैस। यस और नो? ओके, अब क्या करना है बेटा, अब यहां पे दो अननोन हैं तो एक काम करो, एक को और कांस्टेंट कर लो। क्या वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया जाए? हाँ सर कर दो। चलो तो यहां से एक वर्टिकल लाइन नीचे खींच लेते हैं। इस पॉइंट पे बताओ वॉल्यूम कितना आया। मान लो V1 वॉल्यूम है, अगर इस पॉइंट पे V1 वॉल्यूम है, इस पॉइंट पे भी सर V1 वॉल्यूम है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग प्रेशर मान लो PB, बी गैस का है तो PB मान लो, इसके PA मान लो। सर वॉल्यूम भी कांस्टेंट अब हम लोग कर लिए हैं, तो वॉल्यूम को जब आपने कांस्टेंट कर लिया है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द गैस। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो मोलर मास ऑफ द गैस कम आएगा। क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन ये था कि ए गैस और बी गैस में से मोलर मास का ऑर्डर क्या होगा। डन? क्या था बोलो, मोलर मास का ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान से देखो, अब हमको साफ साफ यहां ग्राफ से दिखाई दे रहा है सर कि PA ज्यादा है PB से, तो मोलर मास ऑफ B ज्यादा होगा मोलर मास ऑफ A से। मतलब जो B गैस होगी वो ज्यादा भारी होगी इन कंपेयर टू A गैस। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको हमेशा क्या करना है, रिलेशन बनाना है, जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको हटा देना है, और हमेशा जिन दो चीजों के बीच आप कंपेयर कर रहे हो उनके बीच रिलेशन निकाल करके देख लो, एक का डेटा मिल जाएगा, दूसरे का हम वहां से जज कर लेंगे। ओके डन। आई होप कि ये क्लियर हुआ है, और अगर ये क्लियर हुआ है तो चलो एक क्वेश्चन और हम देते हैं, दिमाग लगाना। ठीक है, दिमाग लगाने का लगा के आंसर करना। एक्चुअल में एक साइंटिस्ट आए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं ठीक है ना, और उन साइंटिस्ट जिन्हें एक्सपेरिमेंट किया अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, आइसोथर्मली प्रोसेस रखा, और दो अलग अलग गैसेस के लिए उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया। सर ऐसा ही बनेगा? ठीक है, दोनों गैसेस का टेम्परेचर उन्होंने सेम टेम्परेचर पे वो ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है सर, एक गैस थी हाइड्रोजन गैस और दूसरी गैस थी हीलियम गैस। ठीक, बट वो ये भूल गए कि हाइड्रोजन गैस वाली कौन सी प्लॉटिंग थी और हीलियम गैस वाली कौन सी प्लॉटिंग थी। ऊपर वाली हीलियम का था या नीचे वाला हीलियम का था कि ऊपर वाला। तो वो कंफ्यूज हो गए, बोले अब क्या करें, हमको तो ग्राफ प्लॉट किए, पूरा एक्सपेरिमेंट किए, इतना सारा डेटा निकाले, अब तो भूल गया। तो क्वेश्चन ये है कि बताओ, मान लो ये ग्राफ A है और ये ग्राफ B है, तो बताओ कौन सा ग्राफ हीलियम गैस वाला है और कौन सा ग्राफ हाइड्रोजन गैस वाला है, ये आपको फाइंड करना है। और हाँ, इन दोनों गैसेस का जो मास लिए थे, मास बिल्कुल सेम लेकर के चले थे। ठीक है, ओके ठीक है सर। आइसोथर्मली प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस, इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस। हमको पता है सर PV इक्वल टू nRT, यहाँ पे R और T दोनों क्या हो चुके हैं, कांस्टेंट हो चुके हैं पहले ही। तो PV इक्वल टू बन गया सर मास ऑफ गैस डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ द गैस। सर मास भी दोनों गैसेस का कांस्टेंट है, इसको भी हम कांस्टेंट लिख सकते हैं। मतलब सर PV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द गैस। यस और नो बोलो। ठीक है सर,
लेकिन यहां से हमको अब वॉल्यूम को भी कांस्टेंट कर लेना चाहिए आई थिंक। चाहे वॉल्यूम को ना करो तो प्रेशर को कर लो, आप इधर से भी देख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। वॉल्यूम कांस्टेंट करोगे तो यहां से वर्टिकल लाइन खींचना, प्रेशर कांस्टेंट करोगे तो यहां से ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना, दोनों से आंसर आ जाएगा। कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मैं वॉल्यूम करता हूं तुम भी वॉल्यूम करो, लेकिन हाँ ये कि हमारे ये हैबिट में रहता है तो हम लोग ये वाली एक्सिस से सीधा वर्टिकल लाइन खींच करके ये पॉइंट पकड़ लेते हैं। इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग प्रेशर मिल गया मेरे को क्या P1, और इसके क्या मिल गया बोलो P2। मान लो ये वॉल्यूम V1 है तो इस पॉइंट पे B गैस का भी वॉल्यूम V1, इस पॉइंट पे A गैस का भी वॉल्यूम V1, इस पॉइंट पे मतलब कि वॉल्यूम भी हमने दोनों का क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। इट मींस कि P विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द गैस। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि P2 की वैल्यू P1 से ज्यादा है। सर P2 ज्यादा है P1 से। P2 किस वाले प्लॉट का प्रेशर था सर? A वाले का था, मतलब कि मोलर मास ऑफ A जो है वो कम आएगा मोलर मास ऑफ B से। यस और नो बोलो। जिसका प्रेशर ज्यादा उसका मोलर मास कम आएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा सर घटेगा। ओके ठीक है सर। इसका मतलब कि B वाला जो प्लॉटिंग हुआ है वो हैवी मास वाले गैस का हुआ है और A वाली जो प्लॉटिंग है वो लाइट मास वाले की है। इन दोनों में मोलर मास ज्यादा किसका? सर इसका मोलर मास होता है 2 ग्राम और इसका होता है सर 4 ग्राम। सर हैवी है हीलियम, मतलब कि ये B वाला जो है वो हीलियम गैस के लिए प्लॉटिंग हुई थी और A वाली हाइड्रोजन गैस की प्लॉटिंग थी। यस और नो, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ भी घुमा फिरा के आपसे वो पूछ सकते हैं। डन। आई होप कि ये क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया। डन। ओके ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ बातें करते हैं। अगर कोई तुमसे आके पूछ ले कि वॉल्यूम डिफ्यूजन कांस्टेंट कोफिशिएंट और प्रेशर या वॉल्यूम एक्सपांशन कोफिशिएंट और प्रेशर डिफ्यूजन कोफिशिएंट याद आ रहा है? वॉल्यूम एक्सपांशन कोफिशिएंट, वॉल्यूम एक्सपांशन कोफिशिएंट सर अल्फा है ये तो। सर प्रेशर डिफ्यूजन कोफिशिएंट, अरे सर ये तो बीटा है। क्या होता था अल्फा इक्वल टू? सर हमको याद है अल्फा इक्वल टू होता था अगर टेम्परेचर में यूनिट चेंज करें तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कितना आता था? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई उसको इनिशियल से कर दो तो फ्रैक्शनल चेंज बन जाएगा। सर ये था अल्फा। ठीक है बेटा। सर बीटा भी हम जानते थे, अगर टेम्परेचर में यूनिट चेंज करें तो फ्रैक्शनल चेंज इन व्हाट बोलो? सर फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर जो है वो क्या कहलाता है? बीटा कहलाता है। ठीक है सर। हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर? आइसोथर्मल प्रोसेस चल रही है। कैसी प्रोसेस चल रही है? आइसोथर्मल प्रोसेस चल रही है। क्यों सर? अरे हम बॉयल्स लॉ देख रहे हैं ना, तो बॉयल्स लॉ में प्रोसेस आइसोथर्मली होती है। इसका मतलब सर टेम्परेचर में चेंज तो जीरो आएगा, और अगर टेम्परेचर में चेंज बेटा जी जीरो आएगा तो यहां जीरो रखोगे और किसी के भी अपॉन में अगर जीरो आ गया तो वैल्यू कितनी आती है बोलो? सर इनफाइनाइट। मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? सर इनफाइनाइट आएगी। सिमिलरली यहां पे देखो, यहां पे भी देखो dt है सर, यहां जीरो है, मतलब बीटा की वैल्यू भी क्या आएगी? सर इनफाइनाइट आएगी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एडिटिव पूछे जाते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, इनफाइनाइट होगी, 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन जब बनते हैं, है ना, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना। ओके तो यहां पे हमने बॉयल्स लॉ पे जितनी भी चीजें हो सकती थी ग्राफिकल और कुछ एनालिटिकल, वो सारी चीजें हमने देख ली हैं। ओके चलो अब दूसरा स्टार्ट करते हैं हम लोग, चार्ल्स का लॉ। डन। उसको देखते हैं, आओ मजा आएगा। और उससे भी रिलेटेड जितने भी पॉसिबल ग्राफ है सारे बनाएंगे, सारे समझेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। चलो लिखो चार्ल्स लॉ।
चार्ल्स लॉ। चार्ल्स जी ने एक अपना रूल बनाया। उन्होंने क्या बोला कि सर बॉयल्स अंकल ने तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था। हाँ रखा था रे बाबा, तो हम जो है टेम्परेचर कांस्टेंट ना ही रखेंगे। ओके, तो क्या करोगे सर? अरे सर हम इस बार प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। क्या कांस्टेंट रखेंगे बोलो? प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। कौन बोला? चार्ल्स अंकल बोले। मतलब कि इन्होंने क्या किया? प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। ओके, प्रेशर कांस्टेंट मतलब कि आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे? आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है। बाकी मास ऑफ द गैस वो तो कांस्टेंट लेके ही चल रहे हैं। सेम अमाउंट ऑफ गैस रखे हैं। अमाउंट ऑफ गैस इज सेम। अमाउंट ऑफ गैस इज सेम या कांस्टेंट। अगर अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे सर? कांस्टेंट होंगे। मतलब इन्होंने प्रेशर और गैस के अमाउंट को कांस्टेंट कर दिया। कॉमन सेंस लगाओ, PV इक्वल टू nRT होता है। यस सर होता है। प्रेशर कांस्टेंट, मोल्स कांस्टेंट, R कांस्टेंट है ही सर। वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आएगा वा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये है किसका लॉ बोलो? चार्ल्स लॉ। डन। ओके, इसका मतलब सर V1 अपॉन V2 विल बी इक्वल टू T1 अपॉन T2 होगा। समझ में आया क्या? सर ये कैसे लिख दिए? अरे दोस्तों ध्यान से देखो, इसको कैसे लिखे ये भी एक बार बता देता हूं। इधर देखो, यहां पे कॉमन सेंस लगाओ। यहां से V इक्वल टू NR डिवाइड बाई P कर देता हूं। NR डिवाइड बाई P इंटू T। ओके, मान लो कोई दो अलग अलग कंडीशन लिए, गैस का अमाउंट सेम है, प्रेशर चेंज कर रहे हो, तो एक बार लिखोगे V1 इक्वल टू, तो क्या बनेगा? देखो V1 इक्वल टू बनेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है सर। NR और T जो इस बार प्रोसेस में लिए हो, अगली बार वही दूसरी प्रोसेस में भी वही लोगे, तो NR और P की वैल्यू तो वही आएगी, यहाँ T1 आएगा। सर वॉल्यूम V2 कर दिए, NR और P तो कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा, और ये हो गया T2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ये खत्म। तो यहाँ से क्या बनेगा? V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। समझे? जिसको नहीं समझ में आता है आप ऐसे भी देख सकते हो। ओके, मतलब अगर दो चीजें प्रोपोर्शनल हैं तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 अपॉन T2 आप लिख सकते हो। ओके डन। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। ओके, तो क्या समझे? लिखो, इन्होंने क्या बोला कि फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर volume will be directly proportional with temperature। डन। ये था क्या बोलो? चार्ल्स लॉ। मतलब सर यहां पे वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो चलो अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से इसको समझना बेटा जी। हमने क्या देखा कि PV इक्वल टू nRT होता है। PV कांस्टेंट, NB कांस्टेंट और RB कांस्टेंट। इसका मतलब कि सर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और याद करो Y इक्वल टू mx को। याद किए?
y इक्वल टू mx में m कांस्टेंट है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और इसका ग्राफ कैसे प्लॉट किए थे, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है प्लीज वीडियो जाकर के देखें। सर ये ऑरिजिन से शुरू होता था स्ट्रेट लाइन, स्लोप पॉजिटिव है, कुछ ऐसा ही बनता था, y इस एक्सिस में, x इस एक्सिस में। सिमिलरली कुछ ऐसा ही माहौल दिखाई दे रहा है सर, यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉजिटिव में है, इसका मतलब सर अगर v और t के बीच ग्राफ प्लॉट करोगे, हाँ सर करेंगे, तो क्या बनेगा सर, ये तो ऑरिजिन से जाता हुआ स्ट्रेट लाइन बनेगा। कोई डाउट? नो सर, खत्म। वेरी गुड सर। ये जो थीटा है इसका अगर मैंने tan थीटा निकाला तो मेरे को क्या देगा, स्लोप देगा। क्या देगा बोलो, स्लोप देगा। यस और नो बोलो। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर छोटा सा चेंज लेकर के, और इसको और लीनियर के लिए मैंने ये भी सिखाया था कि स्लोप के लिए इसको क्या लिख सकते हो सर, dv अपॉन dt लिखा जा सकता है, प्रीवियस वीडियोस में ये दिया हुआ है। ओके सर, अगर ये लिखा जा सकता है तो हम कुछ जानते हैं। क्या जानते हो, क्या जानते हो? आओ देखें। dv अपॉन dt, ध्यान से समझना, dv अपॉन dt अगर आप निकालना चाहते हो, कॉमन सेंस लगाओ, pv इक्वल टू nRT होता है, हाँ सर होता है, ठीक है। v अपॉन टी कितना आ जाएगा सर, v अपॉन टी कर देंगे तो nr डिवाइडेड बाई p आ जाएगा। यस सर आ जाएगा। ओके, तो स्लोप मिल गया क्या, स्लोप मिला क्या? देखो, अगर आप वॉल्यूम में चेंज निकालते हो डिवाइड बाई टेम्परेचर में चेंज करते हो तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू मिलेगी सर, वो एन आर अपॉन पी के इक्वल होगी। या बोल सकते हो सर यहाँ से कि जो स्लोप होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके सर, प्रेशर के, क्योंकि n और r तो कांस्टेंट वैल्यू है। हाँ, अलग अलग ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो जिस ग्राफ का ज्यादा प्रेशर पे आपने प्लॉट किया होगा उसका स्लोप कम होगा, और जो ग्राफ कम प्रेशर पे प्लॉट हुआ है उसका स्लोप ज्यादा आएगा। ये यहां से समझ में आ रहा है? डोंट वरी, अगर ये समझ में नहीं भी आ रहा है तो हम कुछ वीडियोस और बनाएंगे, मतलब कुछ ग्राफ और फॉर्म करेंगे, उसमें ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सर एक ग्राफ और बता दीजिए, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखो आओ, अगर हम यही ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम यही ग्राफ प्लॉट करें वॉल्यूम और 1 अपॉन टी के बीच, तो क्या होगा सर? डोंट वरी, रुको देख लेते हैं। पीवी इक्वल टू एन आर टी, एन हमने ऑलरेडी कांस्टेंट कर लिया है, प्रेशर भी हमने कांस्टेंट कर ही लिया है, ठीक है सर। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या फिर देखो 1 अपॉन टी के और V के बीच ग्राफ प्लॉट करना है, तो T है, 1 अपॉन V कैसे बनाए, तो V डिवाइडेड बाई T इक्वल टू कांस्टेंट बनेगा। यस और नो बोलो, ठीक है सर। ओके, अब कैसे करें, अब क्या करें, इसको ध्यान से देखो, v इंटू 1 अपॉन टी लिख सकते हो। हाँ सर, ये तो साफ साफ आपने कुछ किया थोड़ी। ओके, क्या ये कांस्टेंट है? हाँ सर। अब 1 अपॉन टी को उधर जाने दो, तो v इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाई 1 अपॉन टी आएगा। यस और नो, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, मतलब इसको v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी लिख सकते हो क्या? बोलो सर, 1 अपॉन टी और v एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, और इनकी पावर का जो रेशियो है 1:1 का है। सर हम जानते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ओहो, समझ में आया क्या? तो ये ग्राफ प्लॉट करना अभी नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे प्लॉट करेंगे। आई थिंक ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे वापस से ग्राफ प्लॉटिंग से। जो अभी 2 प्लॉट किए उनसे वापस से शुरू करेंगे, और आगे अभी इसमें जितने भी ग्राफ प्लॉट हो सकते हैं वो सारे हम बनाएंगे। डन। और उसके बाद जैसे बॉयल्स लॉ में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे चार्ल्स में भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक और लॉ है गैलुसैक का, उसको देखेंगे, और इनको बहुत अच्छे से एनालाइज करो बेटा, ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करो, क्योंकि जब भी इन पे ग्राफ पे क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, लेकिन हमारे साथ गलती ये होती है कि हम बहुत डरते हैं ग्राफ से, लिटरली।
और हमें लगता है कि हमें कुछ बनता ही नहीं ग्राफ में। ग्राफ में कुछ नहीं, सबसे सिंपल तरीका होता है ग्राफ से क्वेश्चन। तुमको पता है बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं, काफी टफ टफ क्वेश्चन तुम ग्राफ से चुटकियों में खत्म कर सकते हो, इतने सिंपल होते हैं ये। समझ में आया? तो ठीक है, इनको प्रैक्टिस करो। आई होप इंजॉय कर रहे हो आप लोग, तो प्लीज कमेंट में आप लिख करके बताया करो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर कोई डाउट अभी भी रह गया है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ पाया है, मैं उसको अलग से फिर से नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा मैं उसको बताऊंगा, तो आप वहां पे आकर के वापस से देख सकते हो। ओके, ठीक है। इसके अलावा प्लीज अगर आपने एंजॉय किया तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और मस्ती से पढ़िए। ओके, बाय, थैंक यू।